नो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जर्म प्लाज्म क्या होता है, तो जर्म प्लाज्म आपने नेम सुना होगा। जर्म प्लाज्म कुछ नहीं है। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो आप थोड़ी सी बात पे फोकस कीजिएगा, आपको जर्म प्लाज्म यूं ही समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए, आपको पता है कि जो प्लांट का बेसिक प्रोपगेटिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है? सीड होता है ना। सीड क्या होता है? प्लांट का बेसिक प्रोपेगेटिंग मटेरियल होता है। आप किसी भी प्लांट की शुरुआत कहाँ से करते हैं? वो तो सीड से ही होगा, है ना। तो सीड क्या होता है? बेसिक प्रोपेगेटिंग मटेरियल होता है। अब क्या होता है, ये सीड को आप अदर वे में यूज़ कर सकते हो। ये सीड को आपने टेम्प्रेरी स्टोर किया, बाद में इसको आप कंज्यूम कर लेंगे, है ना। फार्मर स्टोर करेगा, बाद में वो अपने फील्ड में यूज़ कर लेगा। लेकिन अगर साइंटिस्ट हैं तो साइंटिस्ट क्या करेगा? ये सीड को प्रिजर्व करेगा। क्यों? फॉर द रिसर्च पर्पस। तो अगर कोई सीड को हम स्टोर करते हैं फॉर द रिसर्च पर्पस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उससे जर्म प्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, होप सो समझ में आ गया कि भाई कोई भी सीड जिसको हम स्टोर कर रहे हैं फॉर द रिसर्च पर्पस इज नोन एज जर्म प्लाज्म। ठीक है, वही लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। और कई बार क्या होता है कि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेसिक सब पूछता है कि इट इज आल्सो रिफर्ड टू एज द सम टोटल ऑफ ऑल द हेरिडिटी मटेरियल इज नोन एज जर्म प्लाज्म। ये बुक किस लैंग्वेज है कि सारे अगर हेरिडिटी मटेरियल को मिला दें तो उसे हम जर्म प्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े। देखिए, कई बार क्या होता है कि जर्म प्लाज्म को अलग अलग नेम से हम जानते हैं, जैसे कि जीन पूल इसे बोलते हैं, इसे जेनेटिक रिसोर्सेज बोलते हैं, जेनेटिक स्टॉक बोलते हैं। जर्म प्लाज्म तो है ही, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक लास्ट ईयर स्टूडेंट था, उसने जर्म प्लाज्म अच्छे से पढ़ के गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया डिफाइंड जेनेटिक रिसोर्सेज, तो वो बता नहीं पाया। क्यों? कि उसको अनदर नेम पता ही नहीं था। तो जर्म प्लाज्म को हम लोग जीन पूल के नाम से भी जानते हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं, जेनेटिक स्टॉक के नाम से जानते हैं, और जर्म प्लाज्म तो ऑलरेडी आपका है ही। तो इसके 3 अनदर नेम आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ जर्म प्लाज्म। तो जर्म प्लाज्म के अलग अलग टाइप्स से हम लोग वन बाय वन डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टाइप्स होता है, लैंड रेसेस होता है, ऑब्सोलेट कल्टीवार होता है, मॉडर्न कल्टीवार होता है, मॉडर्न कल्टीवार आल्सो नोन एज इम्प्रूव्ड कल्टीवार, है ना, एडवांस ब्रीडिंग लाइन होता है, वाइल्ड रिलेटिव होता है, म्यूटेंट्स होते हैं। तो ये इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। हम लोग वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझिएगा आराम से। ठीक है, क्या होता है लैंड रेसेस? देखिए, लैंड रेसेस जो होता है ना, इसके बारे में सबसे पहला जो आप पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो होता है वो ये प्रिमिटिव टाइप का कल्टीवार होता है। मतलब सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट। अब प्रिमिटिव है, दैट मीन्स कि ये कैसा होगा? वाइल्ड नेचर का होगा। होगा ना? बिल्कुल होगा। देखिए, लैंड रेसेस होता है, मैंने आपको बताया कि ये प्रिमिटिव टाइप का कल्टीवार होता है, सबसे पुराना, है ना, और ये वाइल्ड नेचर का होता है। अब बताइए कि कोई क्रॉप जो है वो वाइल्ड नेचर का है, दैट मीन्स कि उसने बहुत तरह के एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को फेस किया होगा। कई बार बहुत ज़्यादा डिजीज़ का अटैक हो गया होगा, कई बार बहुत तेज़ गर्मी पड़ गई होगी, कई बार क्या हुआ होगा, बहुत तेज़ रेनफॉल हो गया होगा। तो कोई क्रॉप जो है, सपोज ये वाइल्ड में है, जंगल में लगा हुआ है, वाइल्ड नेचर का है, तो बहुत सारे एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को इसने फेस करा होगा। तो इसमें जो टॉलरेंस कैपेसिटी होती है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर का, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैंने आपको 2 पॉइंट बताया, क्या कि भाई ये प्रिमिटिव टाइप का कल्टीवार होता है, बहुत प्राचीनतम टाइप का ये कल्टीवार है। दूसरा, ये वाइल्ड नेचर का होता है। तीसरा, कि इसमें जो कैपेबिलिटी होती है बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस की सहन करने का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और एक साइंटिस्ट थे, N.I. बेविलोव, इन्होंने राइस से इस लैंड रेसेस को इसको मतलब इस लैंड रेसेस को इन्होंने यूज़ किया था। तो याद रखिएगा, N.I. बेविलोव जो हैं वो लैंड रेसेस राइस के ऊपर इन्होंने इसको खोज किया था। ठीक है, याद रखेंगे। तो हमने आपको यहाँ तक 4 पॉइंट बताया फ्रेंड्स। पहला कि जो लैंड रेसेस है वो प्रिमिटिव टाइप का कल्टीवार होता है। दूसरा, ये वाइल्ड नेचर का होता है। तो अब वाइल्ड नेचर के होने की वजह से इसमें हाईली कैपेसिटी होती है कि एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को ये टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे N.I. बेविलोव, इन्होंने राइस के जर्म प्लाज्म को स्टोर किया था फॉर द लैंड रेसेस। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बात करें। 9, दूसरा आता है ऑब्सोलेट कल्टीवार। अब इसमें क्या होता है? देखिए, कुछ ऐसे एक्ट्रेस आप जानते होंगे जो एक समय बहुत ज़्यादा फेमस थे, लेकिन अभी वो उतना फेमस नहीं है। ठीक
ठीक है। अगर मैं बात करूँ माधुरी दीक्षित की, तो एक समय क्या थी, वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, लेकिन अब उतना ज़्यादा वो फेमस नहीं है। क्यों? क्योंकि अब न्यू एक्ट्रेस जो आई उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है। तो यही होता है आपका ऑब्सोलेट कल्टीवार की कोई ऐसी वैरायटी जो अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थी, लेकिन अब कुछ एडवांस कुछ मॉडर्न वैरायटी आ गए और इसको रिप्लेस कर दिया। अब इसको लोग उतना यूज़ नहीं करते, लेकिन एक ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग इसका कल्टीवेशन किया करते थे। जैसे मैं अगर एग्जांपल्स से बात करने की कोशिश करूं तो देखिए कि वीट की एक वैरायटी थी K68, है ना, और था उस टाइम का K65, PB591। ये वो वैरायटी हैं जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, हर फार्मर इसे कल्टीवेट करता था। लेकिन अब क्या हुआ, मॉडर्न वैरायटी आ गए, तो अब ये वैरायटी को लोग यूज़ नहीं करता। आप खुद सोचिए ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक फार्मर है एक्स, कोई रामू नाम का एक फार्मर है, ठीक है। अब ये जो वैरायटी लगाता था उस टाइम एक्स, वो 40 क्विंटल पर हेक्टेयर ईल्ड देता था, है ना। अब क्या हुआ कि साइंटिस्टों ने एक ऐसी वैरायटी डेवलप करी जो वाई है और ये 50 क्विंटल पर हेक्टेयर ईल्ड देता है। तो अब ये रामू जो है वो कौन से क्रॉप को कल्टीवेट करेगा? क्या इस वैरायटी को कल्टीवेट करेगा? नहीं। ये वैरायटी को कल्टीवेट करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि ईल्ड ज़्यादा देता है। तो ये वैरायटी क्या हो गया, रिप्लेस हो गया ना। तो इसी तरह से ऑब्सोलेट कल्टीवार का सीधा सा मतलब होता है कि ऐसी वैरायटी जो किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी, लेकिन उसे अब रिप्लेस हो गया। अब वो रिप्लेस हो गया, उससे लोग उतना यूज़ ही नहीं करते। जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि K68 हो गया, चाहे आपका K65 हो गया, PB591 हो गया, तो एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था, लेकिन जैसे ही मैक्सिकन वैरायटी आया तो इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है। तो यही कहलाता है आपका ऑब्सोलेट कल्टीवार। मैं आपको नोट्स दूंगा, उसमें सारा लिखा रहेगा, बस यहाँ पे कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। लिखा हुआ आपको हर जगह मिल जाएगा, बट अगर कंसेप्ट समझ गए तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बढ़े। नाउ थर्ड पॉइंट आपका आता है मॉडर्न कल्टीवार, जिसको हम इम्प्रूव्ड कल्टीवार के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए, ये क्या होते हैं जो रिसेंट अभी जो वैरायटी को अपने फील्ड में लगाए हो, जैसे कि आप जाइए घूमने के लिए अपने फील्ड की तरफ, और जो वैरायटी फार्मर ने कल्टीवेट किया है अपने फील्ड में, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न कल्टीवार। ठीक है, समझ में आ गया। और एक पॉइंट आप याद कीजिएगा कि जितने भी ब्रीडिंग होते हैं या फिर जितने भी आपके प्लांट ब्रीडर होते हैं, उनको अगर कोई न्यू वैरायटी डेवलप करनी है तो वो ये वैरायटी जो अभी आप मॉडर्न वैरायटी है, क्योंकि देखिए हमने आपको क्या बताया कि मॉडर्न कल्टीवार में जो रिसेंट वैरायटी है जिसको आप अभी यूज़ कर रहे हो, जो फार्मर अभी यूज़ कर रहे हैं, वो इसमें आते हैं मॉडर्न कल्टीवार में। अब कोई साइंटिस्ट है, कोई प्लांट ब्रीडर है, उसको कोई नया वैरायटी डेवलप करना है, तो क्या करेगा, जो अभी फार्मर कल्टीवेट कर रहा है उससे बेटर लाएगा। भाई उससे बेटर लाएगा तभी ना फार्मर उसको अडॉप्ट करेगा अपने फील्ड में। तो क्या करना होगा, हमको इस वैरायटी को यूज़ करना होगा और एक और वैरायटी हमें यूज़ करके एक न्यू वैरायटी बनाना पड़ेगा जो मॉडर्न, जो अभी आप फार्मर यूज़ कर रहे हैं उससे बेटर हो। तो इसलिए जो प्लांट ब्रीडर होते हैं, जब उनको एक न्यू वैरायटी डेवलप करनी होती है तो वो यूज़ करते हैं मॉडर्न कल्टीवार को। तो सबसे ज़्यादा जो साइंटिस्ट, जो प्लांट ब्रीडर होते हैं, वो यूज़ करते हैं मॉडर्न कल्टीवार को। ठीक है, क्योंकि देखो ना, इतना पुराना वाला यूज़ करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बट अगर सोचो कि अगर वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उनको ऐसी जीन लानी है जो कि मतलब कोई डिजीज़ से रेजिस्टेंट हो, तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो एबायोटिक कंडीशन को फेस करने की कैपेसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसके जीन को हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको प्रिजर्व किया जाता है। बट अगर जो साइंटिस्ट होते हैं उनको सबसे ज़्यादा अगर कोई वैरायटी को डेवलप करने के लिए यूज़ करना है तो फिर वो मॉडर्न कल्टीवार का यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। नो, एडवांस ब्रीडिंग लाइन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको आगे बताऊंगा ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन के बारे में। तो ये लाइन का यूज़ करके हम एक न्यू वैरायटी को डेवलप किए हैं। एडवांस, देखो एडवांस करने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो एडवांस होते हैं, मतलब अभी वो क्लास में पढ़ाया नहीं गया लेकिन वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उसी को हम एडवांस बोलते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या करते हैं कि ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन का यूज़ करके वो एक वैरायटी को डेवलप कर दिए, लेकिन अभी उससे रिलीज़ नहीं किए हैं। ठीक है, तो एडवांस ब्रीडिंग लाइन में ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन का यूज़ करते हुए एक वैरायटी को डेवलप कर दी गई है, लेकिन वो अभी फर्दर ट्रायल में चल रहा है, उससे रिलीज़ नहीं किया गया है। तो उससे हम क्या बोलेंगे, एडवांस ब्रीडिंग लाइन।
ठीक है। अगला आता है वाइल्ड रिलेटिव। अब वाइल्ड रिलेटिव क्या होता है, आपको पता है कि ये वाइल्ड नेचर का होता है, नेम से पता है भाई कि वाइल्ड रिलेटिव है, दैट मीन्स कि ये वाइल्ड नेचर का होगा। लेकिन कितना वाइल्ड नेचर का होगा, अब देखिए आपको मैंने बताया था कि जो लैंड रेसेस होता है ये भी वाइल्ड नेचर का होता है, प्रिमिटिव टाइप का कल्टीवार इसे हम बोलते हैं। तो ये वाइल्ड नेचर का है तो सर ये भी तो वाइल्ड नेचर का होगा। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, अभी फिलहाल समझने की कोशिश कीजिए कि ये वाइल्ड नेचर का होता है, ठीक है। ये भी प्रिमिटिव टाइप का कल्टीवार होता है लेकिन लैंड रेसेस से कम, मतलब जितना पुराना लैंड रेसेस होगा उतना पुराना ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एंसेस्टर होते हैं उससे हम प्रिजर्व रखते हैं, या फिर एंसेस्टर जो इनके होंगे, मान चलो कोई एक्स प्लांट होगा, इनका कोई तो एंसेस्टर होगा, तो उसके एंसेस्टर को हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, प्रिजर्व कर लेंगे, और उस एंसेस्टर का हम क्रॉस करवा देते हैं किसी न्यू वैरायटी के साथ। समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मान के चलिए कि कोई एक वैरायटी है एक्स, है ना, एक्स, इसका ऊपर इसका कोई तो पेरेंट होगा, सपोज इसका पेरेंट वाई है, तो इसको हमने क्या किया, कलेक्ट किया, प्रिजर्व कर दिया, और जब हमको एक न्यू वैरायटी डेवलप करनी थी तो हमने इसके जीन को यूज़ किया और फिर इसको क्रॉस करवा दिया, जो अभी हमने सपोज बी नाम को कोई अलग वैरायटी बना रहे उसके साथ, तो क्या हो गया, एक न्यू वैरायटी बनेगा कि नहीं। तो यही डिफरेंस है कि वाइल्ड रिलेटिव में जो एंसेस्टर होते हैं उनके जीन को हम कलेक्ट करके रखते हैं, उनके जर्म प्लाज्म को हम कलेक्ट करके रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कलेक्ट नहीं करते, उनके एंसेस्टर को हम कलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एंसेस्टर को कलेक्ट करेंगे, फिर क्रॉस करवा देंगे न्यू वैरायटी जो हम बना रहे हैं उसके साथ। समझ रहे हो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक एग्जांपल जो फेमस है, हमेशा पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कि मेज का एक एंसेस्टर है दैट इज कॉल्ड टी सुनाइट, ठीक है। टी सुनाइट जो है वो मेज की एक एंसेस्टर है, ठीक है। बस आप देखिएगा इसको, आगे बढ़े। नो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं म्यूटेंट्स के बारे में। तो देखिए सपोज ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है। अब ये प्लांट का जो जेनेटिक मेकअप है वो इस तरह से है, ए बी बी सी सी। आपको पता है ना कि जैसा इसका जीनोटाइप होगा वैसे इसका फिनोटाइप होगा। जीनोटाइप मतलब जैसा उसका जेनेटिक मेकअप होगा उसी टाइप का उसका फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस होगा, बाहरी वो दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो थे जेनेटिक मेकअप इसके, तो इनकी वजह से ये प्लांट आपको नॉर्मल दिखाई पड़ रहा था। लेकिन एनी हो क्या हुआ, बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है और किसी अन्य की वजह से क्या हुआ, इसमें म्यूटेशन हो गया। अब म्यूटेशन होने की वजह से ये सीक्वेंस जो था वो चेंज हो गया, ये ए बी सी कुछ ऐसा हो गया। तो अब क्या हुआ, म्यूटेशन की वजह से इनका जो जेनेटिक मेकअप था वो चेंज हो गया। अब चेंज होने की वजह से क्या होगा, इनके फिनोटिपिक वेरिएशन देखने को मिलेंगे। ये आपका जो वैरायटी है वो एनी हाउ चेंज हो जाएगा, बाकी लोग से अलग हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं म्यूटेंट्स, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो प्लांट ब्रीडिंग में डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ जीन पूल और जीन सेंचुरीज। तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होप सो आपको आज का सेशन मज़ा आया होगा। कोई डाउट है तो डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन में ज्वाइन करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।